इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर 19 ड्रेनेज सिस्टम अप्रवाह प्रतिरूप। अप्रवाह प्रतिरूप किसी भी क्षेत्र में नदी के प्रवाह के स्वरूप को अप्रवाह प्रतिरूप कहते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर्स। फर्स्ट, एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती। सेकंड, सुपर इम्पोज्ड अध्यारोपित। थर्ड, डेंड्रिटिक। थर्ड, डेंड्रिटिक वृक्षाकार। फोर्थ, रेडियल अक्षीय या अपकेंद्रीय। फिफ्थ, पैरेलल समानांतर। एंड सिक्स्थ, इंटरमिटेंट खंडित या विलुप्त। पहला, पूर्ववर्ती अप्रवाह प्रतिरूप एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न केवल हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी भी पूर्ववर्ती अप्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण है, लेकिन गंगा नदी ने ग्रेटर हिमालयास को नहीं काटा है, क्योंकि यह ग्रेटर हिमालयास से ही निकलती है। सेकंड, अध्यारोपित अप्रवाह प्रतिरूप सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न। जब इंडिया अफ्रीका से अलग हुआ जब इंडिया अफ्रीका से अलग हुआ तो धरती के गर्भ से लावा निकलकर पूरे प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र पर फैल गया। लावा से बनने वाली चट्टानों को बसाल्ट रॉक्स कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण क्रेटेशियस काल में हुआ था। अध्यारोपित अप्रवाह प्रतिरूप केवल प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पाया जाता है, जैसे चंबल, सोन, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा। थर्ड, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न वृक्षाकार अप्रवाह प्रतिरूप। उत्तर भारत के मैदान में गंगा नदी और प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ। चौथा, अरी या अपकेंद्रीय अप्रवाह प्रतिरूप रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। चौथा, अरी या अपकेंद्रीय अप्रवाह प्रतिरूप रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। जब एक केंद्रीय उच्चभूमि से निकलकर नदियां अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हो जाती हैं तो इसे अरी या अपकेंद्रीय अप्रवाह प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण, अमरकंटक प्लेटेव एंड रांची प्लेटेव। पांचवा, समानांतर अप्रवाह प्रतिरूप पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। जब नदियां एक तीव्र ढाल पर बहती हुई एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं तो इसे समानांतर अप्रवाह प्रतिरूप कहते हैं, जैसे पश्चिमी तटीय मैदान पर। छठवां, खंडित या विलुप्त अप्रवाह प्रतिरूप इंटरमिटेंट ड्रेनेज पैटर्न। जब नदी बहते बहते अचानक सतह पर विलुप्त हो जाती है तो उसे खंडित या विलुप्त अप्रवाह प्रतिरूप कहते हैं, जैसे भाबर क्षेत्र में। चैप्टर 20 मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर वुलर, डल, गडसर, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, पोंगोंगछा, सिमोरिरी, गंगाबल और मानसबल। जम्मू एंड कश्मीर वुलर, डल, गडसर, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, पोंगोंगछा, सिमोरिरी, गंगाबल और मानसबल। हिमाचल प्रदेश भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल। चंडीगढ़ सुखना झील, हरियाणा, सूरजकुंड। राजस्थान राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर, लून करसर, डीडवाना, पिछोला, अनासागर, कुचामन,
ढेबर और पुष्कर। महाराष्ट्र लोनार और पवई पोवई। कर्नाटका बेलांदूर। केरला वेम्बनाड एंड अष्टमुदी विच आर कयाल लेक्स। सिक्किम संगमा। मणिपुर लोकतक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और उड़ीसा चिल्का। तेलंगाना हुसैन सागर नागार्जुन सागर। आंध्र प्रदेश कोलेरू बिटवीन बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। पुलिकट बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। बोथ आर लैगून लेक्स। तमिलनाडु कोडाइकनाल कालीवेली। उत्तराखंड नैनीताल डोडीताल भीमताल सातताल नौकुटिया ताल देवताल खुरपाताल और राकसताल। विशेषताएं। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। चिल्का एक लैगून झील है अर्थात खारे पानी की झील है। कभी कभी लैगून झीलों का संक्रामुख समुद्र के अवसादों से अवरुद्ध हो जाता है। अन्य लैगून झीलें इस प्रकार है। चिल्का उड़ीसा। कोलेरू आंध्र प्रदेश। कोलेरू एंड पुलिकट आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है जिस पर इसरो की सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थापित है। सी वेम्बनाड और अष्टमुदी केरला। केरला की लैगून झीलों को कयाल कहते हैं। वेलिंगटन द्वीप केरला की कयाल झील वेम्बनाड के बीचों बीच है। वेलिंगटन द्वीप पर नौकायन प्रतियोगिता आयोजित होती है। भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। झेलम नदी बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलकर श्रीनगर होते हुए उसके बाद वुलर झील से होकर गुजरती है। वुलर एक गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है अर्थात वुलर झील का निर्माण झेलम नदी ने किया है। नदी जब अपने विसर्प को किनारे छोड़कर सीधे बहने लगती है तो उस छूटे हुए विसर्प को गोखुर झील कहते हैं। वुलर झील के निर्माण में निवर्तनिक टेक्टोनिक क्रिया का भी प्रभाव है। राजस्थान की अधिकतर झीलें लवणीय हैं। राजस्थान की झीलें वायु द्वारा निर्मित हैं। राजस्थान की झीलों का लवणीय होना इस बात का प्रमाण है कि कभी इस क्षेत्र में टेथिस सागर का विस्तार था। महाराष्ट्र की लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। ऐसी झीलों को क्रेटर झील कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत की ताज़े या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकतक है जो मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकतक झील में केबुल लमजाओ नामक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। चंबल नदी का पानी रोककर 3 मानव निर्मित झीलें बनाई गई हैं। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। गांधी सागर इज़ इन मध्य प्रदेश एंड जवाहर सागर एंड राणा प्रताप सागर इज़ इन राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। तेलंगाना में 2 आर्टिफिशियल झीलें हैं। पहली निज़ाम सागर। तेलंगाना में 2 आर्टिफिशियल झीलें हैं। पहली निज़ाम सागर ऑन मंजीरा रिवर और दूसरी नागार्जुन सागर ऑन कृष्णा रिवर। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जीबी पंत नामक आर्टिफिशियल झील है। जीबी पंत झील का निर्माण रिहंद नदी का पानी रोककर किया गया है। रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। जीबी पंत लेक का कुछ भाग सोनभद्र यूपी में भी है। तमिलनाडु में कावेरी नदी का पानी रोककर स्टैनली नामक आर्टिफिशियल झील का निर्माण किया गया है। इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर 21
इंडियन क्लाइमेट पार्ट 1। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, अर्थात भारत में कर्क रेखा के उत्तर का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है क्योंकि पहला भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है। हिमालय के कारण चीन और रूस में बहने वाली अत्यधिक शीतल और ध्रुवीय हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। उपरोक्त कारणों से भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। हिमालय स्पष्ट रूप से एक जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है, अर्थात हिमालय के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार भारत में कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाती है, अर्थात हिमालय के दक्षिण या संपूर्ण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दूसरा, कर्क और मकर रेखाओं के बीच उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण इस क्षेत्र में सागर जल अत्यधिक गर्म होता है। हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो सागर जल का वाष्प भी हवाओं के साथ ऊपर उठता है। परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमेशा वर्षा होती रहती है। लेकिन हिमालय हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र हवाओं को रोककर वर्षा करता है। यदि हिमालय न होता तो कर्क रेखा के उत्तर में वर्षा नहीं होती। उदाहरण के लिए दिल्ली में वर्षा हिमालय की उपस्थिति के कारण ही संभव हो पाती है, क्योंकि दिल्ली भी कर्क रेखा के उत्तर में है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो पहला पार्ट है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। दूसरा पार्ट जलवायु मानसून, ठीक है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में भी परिवर्तन। मानसून का अर्थ होता है कि ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में भी परिवर्तन। भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं। पहला नॉर्थ ईस्टर्न मानसून और दूसरा साउथ वेस्टर्न मानसून। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, जो हवाएं शीत ऋतु में भारत में उत्तर पूर्व दिशा से बहकर आती हैं उन्हें हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून भारत में केवल जाड़े की ऋतु में ही पाया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून स्थल खंडों के ऊपर की मात्रा नहीं होती है। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून स्थल खंडों के ऊपर से प्रवाहित होकर आता है, इसलिए इसमें नमी की मात्रा नहीं होती है। इस कारण नॉर्थ ईस्टर्न मानसून अधिकांश भारत में वर्षा करने में सक्षम नहीं हो पाता है। लेकिन इसका एक अपवाद है। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून का वह भाग जो उत्तर पूर्व भारत से होते हुए बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होकर आता है, वह समुद्र से पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेता है। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की यह नम हवाएं तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट से टकराती हैं और जाड़े की ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। साउथ वेस्टर्न मानसून हवाएं भारत में ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं, जो हिंद महासागर से आती हैं। भारत में 90% वर्षा साउथ वेस्टर्न मानसून द्वारा ही होती है। साउथ वेस्टर्न मानसून लगभग पूरे भारत में वर्षा करता है। अतः सिद्ध हो गया कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है, क्योंकि भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में भी स्पष्ट परिवर्तन देखा जाता है। भारत में वर्षा, भारत में 2 ऋतुओं में वर्षा होती है। पहला ग्रीष्म ऋतु में 1 जून से 15 सितंबर तक और दूसरा शीत ऋतु में 20 दिसंबर से मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु,
ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा 1 जून से प्रारंभ होकर 15 सितंबर तक चलती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा साउथ वेस्टर्न मानसून से होती है। साउथ वेस्टर्न मानसून हिंद महासागर से होकर आने वाली अत्यधिक आर्द्रतापूर्ण हवाएं हैं। साउथ वेस्टर्न मानसून सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता है। इसके बाद क्रमशः 1 जून से 22 जुलाई तक साउथ वेस्टर्न मानसून पूरे भारत में फैल जाता है। साउथ वेस्टर्न मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है, लेकिन यह निम्न स्थानों पर वर्षा नहीं करता है। पहला कोरोमंडल तट, दूसरा आंध्र तट और तीसरा उड़ीसा तट। शीत ऋतु। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा 20 दिसंबर से प्रारंभ होकर मार्च तक चलती है। भारत में शीतकालीन वर्षा 2 तरह की हवाओं से होती है। ए, पश्चिमी विक्षोभ से बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून से, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। इस शीतोष्ण चक्रवात का जन्म भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में होता है। मेडिटेरेनियन सी में जन्म लेने के पश्चात यह शीतोष्ण चक्रवात पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है, और जब यह भारत में प्रवेश करता है तो इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। भारत में प्रवेश करने के बाद पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा करता है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा पहाड़ी राज्यों में हिमपात के रूप में होती है। पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। जबकि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जल बूंदों के रूप में होती है। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। भारत में शीत ऋतु में नॉर्थ ईस्टर्न मानसून का प्रभाव होता है। इससे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। इस प्रकार शीत ऋतु में भारत के 2 वर्षा क्षेत्र हैं। ए, पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्य, बी, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। चैप्टर 22 इंडियन क्लाइमेट पार्ट 2। जेट धारा। हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के समीप पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली शक्तिशाली वायुधाराओं को जेट धारा कहते हैं। जेट धारा हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के समीप पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली शक्तिशाली वायुधाराओं को जेट धारा कहते हैं। चूँकि जेट धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए इसे हम पछुआ जेट धारा भी कहते हैं। शीत ऋतु में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो जेट धारा भी थोड़ा दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय जेट धारा के मार्ग में आ जाता है और जेट धारा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहली पछुआ जेट धारा की उत्तरी शाखा और दूसरी पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा। दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत के मैदान के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। वास्तव में पछुआ जेट धारा की यही शाखा जाड़े की ऋतु में उत्तर भारत के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा अपने साथ बहाकर भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ को भारत लाती है। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा ही शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में हिमपात होता है और उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में जल बूंदों के रूप में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। शीत ऋतु में यूरोप में भूमध्य सागर के ऊपर एक शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है और यह शीतोष्ण चक्रवात पछुआ जेट धाराओं के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है। मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के ऊपर से प्रवाहित होने के कारण यह शीतोष्ण चक्रवात नमी की पर्याप्त मात्रा ग्रहण कर लेता है। यह शीतोष्ण चक्रवात जब भारत में प्रवेश करता है तो इसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा
उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हिमपात के रूप में होती है, जबकि पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जल बूंदों के रूप में होती है। जब पश्चिमी विक्षोभ की वायु धाराओं में नमी की अच्छी मात्रा होती है तो इससे पश्चिमी बिहार तक वर्षा होती है। जब पश्चिमी विक्षोभ की वायु धाराओं में नमी की अच्छी मात्रा होती है तो इससे पश्चिमी बिहार तक वर्षा होती है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में रबी फसलों की खेती होती है। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में सेब की फसल के लिए और मैदानी राज्यों में गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा हिमालय पर जो वर्षा होती है वह हिमपात के रूप में होती है। यही कारण है कि हिमालय की नदियों को गर्मी के दिनों में भी जल की कमी नहीं होती है, क्योंकि गर्मी आने पर हिमालय पर जमी बर्फ़ की परतें पिघलने लगती हैं। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा हिमालय पर जो वर्षा होती है वह हिमपात के रूप में होती है। यही कारण है कि हिमालय की नदियों को गर्मी के दिनों में भी जल की कमी नहीं होती है, क्योंकि गर्मी आने पर हिमालय पर जमी बर्फ़ की परतें पिघलने लगती हैं। चैप्टर 23 इंडियन क्लाइमेट पार्ट 3। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। उत्तर पूर्वी मानसून। जाड़े की ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से भी भारत में वर्षा होती है। जब पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में वर्षा प्राप्त होती है, वहीं नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। विषुवत रेखा पर हवाएं वर्ष भर गर्म होकर ऊपर उठती है। इसलिए विषुवत रेखा पर वर्ष भर निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। विषुवत रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र। निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए दोनों गोलार्धों से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर हवाएं चल पड़ती हैं। इन हवाओं को हम व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स कहते हैं। व्यापारिक पवन दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री अक्षांश से होकर विषुवत रेखा तक प्रवाहित होती हैं। जब व्यापारिक पवनें 35 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं तो यह सीधे विषुवत रेखा की ओर न बढ़कर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेरल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनें पश्चिम दिशा में रुख कर लेती हैं। व्यापारिक पवनों के नाम ओरिजिन की दिशा के आधार पर। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, इन साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ITCZ अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। चूँकि विषुवत रेखा पर वर्ष भर दोनों गोलार्धों से हवाएं आकर टकराकर ऊपर उठती हैं, इसलिए विषुवत रेखीय उच्च ताप की पेटी को अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहते हैं। चूँकि सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य विचलन करती हैं, अर्थात सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, इसलिए ITCZ भी विषुवत रेखा पर स्थिर न रहकर उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में दोलायमान रहता है। शीत ऋतु में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ITCZ भी दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप शीत ऋतु में भारत पूर्ण रूप से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के अधीन हो जाता है। चूँकि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल खंडों या द्वीपों से बहकर आती हैं, इसलिए इन पवनों में नमी की मात्रा नगण्य होती है। यही कारण है कि शीत ऋतु में भारत के अधिकांश क्षेत्र पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से वर्षा नहीं हो पाती है। लेकिन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर प्रवाहित होता है,
होता है। इस क्रम में बंगाल की खाड़ी से नमी की मात्रा सोख लेता है। इसलिए जब यह पवन तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो पूर्वी घाट से टकराकर वर्षा कर देती है। यही कारण है कि शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा प्राप्त होती है। चैप्टर 24 इंडियन क्लाइमेट पार्ट 4 ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्टर्न मानसून। बाईस मार्च के बाद 22 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो उसके साथ साथ ITCZ भी उत्तर की ओर विस्थापित होने लगता है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे ITCZ उत्तर की ओर बढ़ने लगता है तो पश्चिमी विक्षोभ की दक्षिणी शाखा कमज़ोर पड़ने लगती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी विक्षोभ हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगता है। मार्च अप्रैल में मौसम की क्रियाविधि। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर भाग गर्म होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में एक निम्न दबाव का क्षेत्र। मार्च अप्रैल में मौसम की क्रियाविधि। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर भाग गर्म होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में एक निम्न दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। पश्चिमोत्तर भारत में विकसित इस निम्न दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए पूरे उत्तर भारत में स्थानीय हवाएं चल पड़ती हैं। यही कारण है कि मार्च अप्रैल के महीनों में पूरे उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां बहती हैं। इन स्थानीय हवाओं को अंधड़ कहते हैं। मई में मौसम की क्रियाविधि। मई महीने में ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी छोर पर प्रवेश कर जाता है। मई महीने में ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी छोर पर प्रवेश कर जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी भारत में हवाएं निम्न दबाव के क्षेत्र की ओर आकर्षित होती हैं और टकराकर ऊपर उठती हैं। परिणाम स्वरूप दक्षिणी भारत में वर्षा होती है। दक्षिणी भारत में वर्षा इसलिए होती है क्योंकि समुद्र निकट है और वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। दक्षिण भारत में होने वाली इस वर्षा को हम मानसून पूर्व फुहार कहते हैं। केरल में इसे आम्र वर्षा कहते हैं या फूलों वाली वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में इस मानसून पूर्व फुहार को कॉफ़ी रेन या चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। कर्नाटक में इस मानसून पूर्व फुहार को कॉफ़ी रेन या चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। ITCZ निरंतर उत्तर की ओर बढ़ता रहता है और मई माह के अंत तक जब यह कर्क रेखा के समीप होता है तो पश्चिम बंगाल मौसमी हलचल का केंद्र बन जाता है। परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल में या तो तेज़ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और यदि वायुमंडल में नमी की अच्छी मात्रा होती है तो पश्चिम बंगाल में मूसलाधार या झंझावाती वर्षा होती है। इन तेज़ हवाओं के चलते पश्चिम बंगाल में अत्यधिक विनाश होता है। इसलिए इन तेज़ तूफानों को हम काल बैसाखी भी कहते हैं। जून माह में मौसम की क्रियाविधि। स्थलखंड समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती हैं, लेकिन ITCZ 1 जून को ही स्वयं को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर देता है। क्योंकि स्थलखंड समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म हो जाते हैं क्योंकि स्थलखंड सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती हैं, लेकिन ITCZ 1 जून को ही स्वयं को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर देता है क्योंकि स्थलखंड समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण उत्तर भारत में गर्म हवाएं या लू चलती है। लू बहुत ही गर्म और शुष्क हवा होती है जिसमें नमी की मात्रा नगण्य होती है। ITCZ अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या विषुवत रेखीय निम्नदाब द्रोणी, मानसूनी निम्नदाब द्रोणी। 1 जून आते आते जब पश्चिमोत्तर भारत के निम्न दबाव का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है तो यह हिंद महासागर की आर्द्र हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चूँकि हिंद महासागर से आने वाली ये हवाएं भारत में दक्षिण पश्चिम की दिशा से आती हैं, इसलिए इसे हम दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं।
भारत में 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट से टकराकर 1 जून को केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता है। इसके बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्रमशः उत्तर में हिमालय तक और पश्चिम में दिल्ली तक वर्षा होती है। चैप्टर 25-26 इंडियन क्लाइमेट पार्ट 5 साउथ वेस्टर्न मानसून फ्रॉम अरेबियन सी। अकॉर्डिंग टू फेरल्स लॉ फॉर विंड मूवमेंट्स। ठीक है, साउथ वेस्टर्न मानसून सबसे पहले 1 जून को केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है और 15 जुलाई आते आते पूरा भारतीय उपमहाद्वीप साउथ वेस्टर्न मानसून के प्रभाव में आ जाता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा 1 जून से प्रारंभ होती है और 15 सितंबर तक पूरे भारत में वर्षा होती रहती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा। साउथ वेस्टर्न मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले 1 जून को केरल में पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर मालाबार तट पर वर्षा करती है। इसके बाद अरब सागर शाखा पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है। अरब सागर शाखा द्वारा गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा होती है। जब 1 जून को अरब सागर शाखा मालाबार तट पर वर्षा करती है तो इस प्रक्रिया को हम मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका कहते हैं। भारत में साउथ वेस्टर्न मानसून से होने वाली वर्षा का वितरण स्थलाकृतियों अर्थात पहाड़ियों द्वारा निर्धारित होता है। भारत में साउथ वेस्टर्न मानसून से होने वाली वर्षा का वितरण स्थलाकृतियों अर्थात पहाड़ियों द्वारा निर्धारित होता है। साउथ वेस्टर्न मानसून जब पहाड़ों से टकराता है तो हवाएं पहाड़ों के ढाल के सहारे उठ जाती हैं और ऊपर उठने के क्रम में हवाओं के तापमान में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को हम एडियाबेटिक ताप ह्रास या एडियाबेटिक हीट लॉस कहते हैं। एडियाबेटिक हीट लॉस के कारण हवा के तापमान में इतनी कमी आ जाती है कि हवा अपनी नमी को पहाड़ के ढाल पर ही छोड़ देती है। इसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। उदाहरण के लिए जब साउथ वेस्टर्न मानसून की अरब सागर शाखा वेस्टर्न घाट पर्वतों से टकराती है तो एडियाबेटिक हीट लॉस के कारण संपूर्ण पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा होती है। पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे अधिक वर्षा मालाबार तट पर होती है क्योंकि अरब सागर शाखा सर्वप्रथम मालाबार तट पर ही वेस्टर्न घाट्स पर्वतों से टकराती है। मालाबार तट पर 1 जून से 15 सितंबर तक वर्षा होती रहती है। पश्चिमी तटीय मैदान पर होने वाली वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की दक्षिणी पहाड़ियाँ अधिक ऊंची हैं। एडियाबेटिक हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू हाइट इज़ प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ रेन। तो हाइट जितनी ही ज़्यादा होगी हवाएं उतनी ही ऊपर उठेंगी, उनका ताप ह्रास उतना ही ज़्यादा होगा और उस जगह वर्षा उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए पश्चिमी घाट की दक्षिणी शाखा में अधिक वर्षा होती है क्योंकि उधर के पहाड़ ऊंचे हैं और पश्चिमी घाट की उत्तरी पहाड़ थोड़ा कम ऊंचाई के हैं। ठीक है, तो साउथ वेस्टर्न मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करने के बाद नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटी में प्रवेश करती है और आगे पूर्व की ओर बढ़ते हुए ये हवाएं अमरकंटक पठार पर वर्षा करती हैं। अरब सागर शाखा उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर और मांडव पहाड़ियों से टकराकर वर्षा करती है। यही कारण है कि गुजरात का अधिकतर क्षेत्र सूखाग्रस्त होने के बावजूद भी गिर और मांडव पहाड़ियों का यह क्षेत्र हरे भरे वनों से ढका हुआ है। इसके पश्चात अरब सागर शाखा राजस्थान में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और अरावली पर्वत
अरावली पर्वत श्रेणी की गुरु शिखर चोटी से टकरा जाती है। गुरु शिखर चोटी माउंट आबू राजस्थान से टकरा जाती है। यही कारण है कि अरब सागर शाखा राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में वर्षा करती है, लेकिन अरब सागर शाखा शेष अरावली क्षेत्र पर श्रेणी पर वर्षा नहीं करती, क्योंकि अरावली श्रेणी का विस्तार अरब सागर शाखा के प्रवाह की दिशा के समानांतर है, और यही कारण है कि अरब सागर शाखा से राजस्थान में वर्षा प्राप्त नहीं होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण साउथ वेस्टर्न मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा ईस्टर्न घाट से नहीं टकरा पाती, क्योंकि यह शाखा ईस्टर्न घाट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यही कारण है कि जहां अरब सागर शाखा द्वारा टकरा कर केरल के मालाबार तट पर जून से सितंबर तक हर दूसरे तीसरे दिन वर्षा होती रहती है, वहीं मात्र इसके कुछ किलोमीटर दूर पूर्व में तमिलनाडु का कोरोमंडल तट बिल्कुल शांत और सूखा रहता है। साउथ वेस्टर्न मानसून की अभी पी लेंगे। साउथ वेस्टर्न मानसून की बे ऑफ बंगाल शाखा ईस्टर्न घाट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए सबसे पहले शिलोंग पठार से टकराती है, और शिलोंग पठार पहला स्थल है जहां बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। शिलोंग पठार पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः 3 पहाड़ियों पर वर्षा होती है। शिलोंग पठार पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः 3 पहाड़ियों पर वर्षा होती है, गारो, खासी एंड जैंतिया। इन तीनों पहाड़ियों में से खासी पहाड़ी पर सर्वाधिक वर्षा होती है। खासी पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी और मौसिन राम में 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, जबकि मालाबार तट पर 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मौसिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थल है। बे ऑफ बंगाल शाखा शिलोंग पठार से टकराने के पश्चात सूरमा घाटी के रास्ते असम में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में पहुंचती है। ब्रह्मपुत्र घाटी 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी है। इसके उत्तर और पूर्व में हिमालय और दक्षिण में शिलोंग पठार है। 3 तरफ से पहाड़ों से घिरे होने के कारण हवाएं पहाड़ों के सहारे ऊपर उठती हैं, और एडियाबेटिक हीट लॉस के कारण ब्रह्मपुत्र वैली में वर्षा की अच्छी खासी मात्रा प्राप्त होती है। शिलोंग पठार से टकराने के बाद बंगाल की खाड़ी शाखा की एक दूसरी शाखा हुगली नदी के मुहाने के पास से होते हुए उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है, और कोलकाता, पटना, इलाहाबाद और कानपुर में से होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। उत्तर भारत के मैदान में बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा प्राप्त होने वाली वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात बंगाल से दिल्ली की ओर घटती चली जाती है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने में हवाओं की नमी धीरे धीरे घटती चली जाती है। कोलकाता नमी की वर्षा की मात्रा: कोलकाता 150 सेंटीमीटर, पटना 100 सेंटीमीटर, इलाहाबाद 76 सेंटीमीटर और दिल्ली 56 सेंटीमीटर। दिल्ली अंतिम स्थल है जहां बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। दिल्ली के आगे बढ़ने पर इन हवाओं से वर्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। राजस्थान में अरावली पर्वत बंगाल की खाड़ी शाखा के मार्ग में पड़ता है। परिणाम स्वरूप अरावली पर्वत से टकराकर इन हवाओं द्वारा राजस्थान में वर्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके 2 कारण हैं। पहला, दिल्ली से आगे बढ़ने पर इन हवाओं में नमी की मात्रा बहुत घट चुकी होती है, और दूसरा, ITCZ का क्षेत्र होने के कारण राजस्थान की भूमि बहुत गर्म है, और जब बंगाल की खाड़ी शाखा इस गर्म भूमि तक पहुंचती है तो हवाएं गर्म हो जाती है और हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। नोट: इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान में न तो साउथ वेस्टर्न मानसून की अरब सागर शाखा वर्षा कर पाती है, और न ही बंगाल की खाड़ी शाखा वर्षा कर पाती है। फेरल के नियम के आधार पर
उत्तर भारत के मैदान में ये हवाएं सदैव शिवालिक की फेरल के नियम के आधार पर उत्तर भारत के मैदान में ये हवाएं सदैव शिवालिक की श्रेणी की ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि इन हवाओं द्वारा शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर वर्षा की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। इन हवाओं के दाएं ओर मुड़ने की प्रवृत्ति के कारण ही बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी ढालों पर वर्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विस्तृत बुंदेलखंड क्षेत्र एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अरब सागर शाखा के वर्षा क्षेत्र पश्चिमी तटीय मैदान, नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटी, गुजरात की गिर और मांडव पहाड़ियों के ढाल सौराष्ट्र क्षेत्र में, और अरावली के माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर चोटी पर। बंगाल की खाड़ी शाखा के वर्षा क्षेत्र मेघालय का शिलोंग पठार, ब्रह्मपुत्र वैली में, असम की सूरमा वैली में, उत्तर भारत के मैदानों में और शिवालिक के ढालों पर। पूर्वी तटीय मैदान पर प्राप्त होने वाली वर्षा बे ऑफ बंगाल में बनने वाले उष्ण चक्रवातों से प्राप्त होती है। चैप्टर 26(2) रेन शैडो रीजन, वृष्टि छाया प्रदेश। हवाएं पर्वत के जिस ढाल से टकराती हैं उसे पवन सम्मुख ढाल कहते हैं, और हवाएं जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं उसे पवन विमुख ढाल कहते हैं। समुद्र से आने वाली मानसूनी हवाएं पर्वत के ढाल से टकराकर पवन सन्मुख ढाल पर तो खूब वर्षा करती हैं, लेकिन पवन विमुख ढाल पर या तो बिल्कुल वर्षा नहीं करती या बहुत कम वर्षा करती है। अतः पवन विमुख ढाल को हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती है। उदाहरण के लिए भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर इसके पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान पर तो 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करती है। वहीं जब यही हवाएं पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल पर उतरती हैं तो इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती है। अर्थात पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, समुद्र से आने वाली ये मानसूनी हवाएं अपनी अधिकांश नमी को पवन सम्मुख ढाल पर छोड़ देती हैं, जिसके चलते इनमें नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और ये हवाएं जब पर्वत को पार करके पवन विमुख ढाल से नीचे उतरती हैं तो वहाँ वर्षा नहीं कर पाती हैं। दूसरा, जब हवाएं पवन सन्मुख ढाल को पार करके पवन विमुख ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं तो एडियाबेटिक ताप वृद्धि के कारण हवाएं गर्म हो जाती है। गर्म हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है और ये हवाएं वर्षा नहीं कर पाती है। किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसकी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसकी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए गर्म होने पर हवा नमी को छोड़ नहीं पाती और ज़्यादा से ज़्यादा नमी को अपने अंदर समाहित रखना चाहती है। भारत में वृष्टि छाया प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। पहला, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, दूसरा तेलंगाना क्षेत्र और तीसरा उत्तरी कर्नाटक का पठार। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में कटीली या मोटी झाड़ियों वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। चैप्टर 27 रिट्रीट ऑफ मानसून, मानसून का निवर्तन। भारत में मानसून का निवर्तन सितंबर के प्रथम सप्ताह या 1 सितंबर से प्रारंभ होता है और 15 अक्टूबर आते आते मानसून समस्त भारतीय उपमहाद्वीप से वापस लौट चुका होता है। मानसून के निवर्तन की अवधि 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। मानसून का निवर्तन सबसे पहले 1 सितंबर को राजस्थान से प्रारंभ होता है, अर्थात मानसून सबसे अंत में राजस्थान में पहुंचता है।
मानसून की अवधि राजस्थान में सबसे छोटी होती है और इसीलिए राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य है। मानसून के निवर्तन काल में अथवा अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तटीय मैदान पर होती है। मानसून के निवर्तन काल में पूर्वी तटीय मैदान पर होने वाली वर्षा दो कारणों से होती है। पहला, अक्टूबर आते आते बंगाल की खाड़ी अत्यंत गर्म हो जाती है और लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से अत्यधिक नमी प्राप्त कर लेता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमज़ोर होने के साथ ही उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाहित होने लगता है। परिणाम स्वरूप लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करता है और उत्तर पूर्वी मानसून के साथ मिलकर दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगता है। उत्तर पूर्वी मानसून के साथ मिलकर दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगता है। यही कारण है कि मानसून के निवर्तन काल में अक्टूबर नवंबर के महीनों में पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेता है और उत्तर पूर्वी मानसून के साथ मिलकर दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगता है। यही कारण है कि मानसून के निवर्तन काल में अक्टूबर नवंबर के महीनों में पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा प्राप्त होती है। अक्टूबर के महीने में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट पर वर्षा होती है, जबकि नवंबर के महीने में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अक्टूबर आते आते बंगाल की खाड़ी अत्यंत गर्म हो जाती है और सागर की गर्म सतह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करती है। परिणाम स्वरूप अक्टूबर नवंबर के महीनों में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं और पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर उड़ीसा के उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करते हैं। चैप्टर 28 साइक्लोन्स इन इंडिया। भारत में चक्रवात उत्पत्ति, विशेषता, संरचना और प्रभाव। भारत में चक्रवात प्रायः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने पर ये पूर्वी घाट पर्वतों से टकराकर पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा करते हैं। बंगाल की खाड़ी का गर्म जल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श परिस्थिति उत्पन्न करता है। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वी जेट धारा के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है और पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर उड़ीसा के उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भीषण वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात सितंबर के अंतिम सप्ताह, अक्टूबर माह या नवंबर के प्रथम सप्ताह में उत्पन्न होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात सितंबर के अंतिम सप्ताह, अक्टूबर माह या नवंबर के प्रथम सप्ताह में उत्पन्न होते हैं। चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में अत्यधिक निम्न दबाव का क्षेत्र होता है। इस निम्न दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं बाहर से भीतर की ओर बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। इन हवाओं की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। बाहर से केंद्र की ओर बहने वाली ये हवाएं सीधे केंद्र में प्रवेश न करके चक्करदार रूप में प्रवेश करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। जब हवाएं बाहर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं तो केंद्र में प्रवेश न करके केंद्र के पास एक निश्चित सीमा के सहारे ऊपर उठ जाती हैं। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। जिस निश्चित सीमा पर हवाएं अभिसरित होकर ऊपर उठती हैं उसे हम चक्रवात की आंख की दीवार कहते हैं। चक्रवात की आंख
चक्रवात की आंख एक शांत क्षेत्र होता है तथा इसके ऊपर का आकाश मेघ रहित होता है। जब हवाएं चक्रवात की आंख की दीवार के सहारे ऊपर उठती हैं तो काले कपासी मेघों का निर्माण करती हैं जिनसे वर्षा होती है। लेकिन चक्रवात की आंख के ऊपर का आसमान साफ होता है और चक्रवात की आंख में वर्षा नहीं होती है। चक्रवात की आंख में खड़े व्यक्ति को इसका अनुभव तक नहीं होता है। चक्रवात की आंख का व्यास 25 से 30 किलोमीटर होता है, जबकि पूरे चक्रवात का व्यास 500 से 600 किलोमीटर तक हो सकता है। चक्रवात बनने की परिस्थितियाँ। सागर की सतह के जल का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए ताकि सागर सतह पर तीव्रता से वाष्पीकरण हो। इससे कम तापमान पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा। यही कारण है कि चक्रवात की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होती है। उष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति सदैव महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर होती है, न कि पश्चिमी तट पर, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर सदैव ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। महाद्वीपों की पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराओं के कारण वाष्पीकरण नहीं हो पाता और चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। चक्रवातों के नाम। विभिन्न देशों में चक्रवातों के नाम: यूएसए हरिकेन, जापान एंड चाइना टाइफून, ऑस्ट्रेलिया बिली, इंडिया साइक्लोन। कोरियोलिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए, अन्यथा चक्करदार हवाओं की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी और चक्रवात का निर्माण नहीं होगा। क्वेश्चन: कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, लेकिन वहाँ चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर सागर का जल बिल्कुल ठंडा होता है और वाष्पीकरण नहीं हो पाता। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत। उष्ण चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। संघनन की गुप्त ऊष्मा। समुद्र तल से ऊपर उठने के पश्चात वाष्प जल ठंडा होकर जल बूंदों में बदल जाता है तो वाष्प की ऊष्मा वायुमंडल में फैल जाती है। इस ऊष्मा को हम संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चक्रवातों की मृत्यु। जब तक चक्रवातों की आग को संघनन की गुप्त ऊष्मा की मात्रा मिलती रहती है तब तक चक्रवात तबाही करता रहता है। जैसे ही चक्रवात की आग को मिलने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा की मात्रा बंद हो जाती है, चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। चक्रवात की मृत्यु की 2 परिस्थितियाँ होती हैं। पहला, जब चक्रवात गमन करते हुए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं तो चक्रवात को मिलने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा बाधित हो जाती है और चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। दूसरा, जब चक्रवात गमन करते हुए स्थल खंडों में प्रवेश कर जाता है। चक्रवातों में सर्वाधिक वर्षा चक्रवात की आंख की दीवार वाले क्षेत्र में होती है, जबकि चक्रवात की आंख एक वर्षा विहीन क्षेत्र होता है।